हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, आज हम सीटेट का देखिए प्रीवियस ईयर का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आज 21 दिसंबर का मैथ क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन मैथ का है उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम आपका 16 तारीख और 20 तारीख का डाल दिए थे, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर का। आज हम 21 दिसंबर का मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं। समझे, आपका पैडागोजी का 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन कंटेंट का रहेगा। समझे, तो चलिए अब आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है कि गीतांजलि ने, देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आप समझिएगा तो हल्का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोतियाँ खरीदी। समझे, यानी उसको माला बनाना है, इसके लिए कुछ मोतियाँ खरीदी। समझिए क्वेश्चन क्या है आगे कि उसके पास 10 मोतिये कुछ पैकेट है, यानी माला खरीदने गई तो उसके पास क्या है कि अब 10 मोतियों क्या है कुछ पैकेट है और साथ ही कुछ खुले मोती है, यानी 10 पैकेट का कुछ 10 मोतियों का एक पैकेट में 10 मोती है और वो ऐसा क्या है कि कुछ पैकेट है और कुछ खुली मोती है। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे है और 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, कह रहा है कि 10 मोतियों का पैकेट है, तो देखिए वो 50 पैसे से एगो मोती कीमती तो 10 मोती का 5 रुपया होता है। समझे, लेकिन 10 मोती पर क्या है एक पैकेट यानी 5 रुपया, यानी एक पॉकेट पर क्या रुपया पड़ेगा 4 रुपया, क्योंकि 1 रुपया बोल रहा है छूट कम देना पड़ रहा है, यानी 4 रुपया देना पड़ रहा है। समझे, यानी 10 मोती का एक पैकेट लेगी तो उसका क्या रुपया देना पड़ेगा 4 रुपया देना पड़ेगा। समझे, वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको एक पता होना चाहिए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, लेकिन 99 क्या है आपका सम संख्या नहीं है। समझे, 98 आपका क्या है सम संख्या, ये विषम संख्या है। समझे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कह रहा है कि वो संख्या क्या है 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है, तो यानी 98 को मूर्ति खरीदी कौन आपका गीतांजलि। समझे, अब आपको कह रहा है कि यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती तो उसको दुकानदार को कितने रुपये देना पड़ता है। देखिए 98 को मोती है। समझे, मान लीजिए वो 10 मोती का एक पैकेट 10 मोती का था। समझे, तो मान लीजिए 90 को मोती जो होगा वो 9 पैकेट में आ जाएगा। समझे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 9 गुना 4, क्योंकि एक पैकेट का दाम 4 रुपया आ रहा था, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 10 मोती का एक पैकेट खरीदने में क्या रुपया 1 रुपया छूट मिल रहा है, यानी वो 10 मोती 50 पैसे के दर से तो 5 रुपया होता, लेकिन क्या है कि 1 रुपया छूट मिल रहा है, यानी 4 रुपया, यानी 9 चौका 36। और देखिए अभी तो 90 ही हुआ और 8 मोती का 4 रुपया होगा ना, क्योंकि 50 पैसे के हिसाब से, यानी 36,000 40 रुपया उसको देना पड़ेगा। समझे, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन कोई भारी नहीं रहता, लेकिन आपको समझ के बनाना पड़ता है। समझे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझे, मान लीजिए कि वो एक पैकेट और लेती, मान लीजिए वो 100 मोती भी लेती, कहती कि वह 100 मोती खरीदती है, तब भी उसको क्या रुपया देना पड़ता, तब भी उसको कितना देना पड़ता, तो आपको 40 रुपया ही देना पड़ता। समझे, तो ऐसे आप क्वेश्चन क्या है कि आप बना सकते हैं। समझे, क्वेश्चन क्या है सिंपल है, लेकिन यहाँ दिमाग थोड़ा लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 4 नंबर हो जाएगा। समझे, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि देखिए कोई भी, देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है आपका 1 होती है, सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, 1 जीरो इधर बैठाते चल जाइए, 2 अंक का हो गया, इधर एक 9 बढ़ाते जाइए तो 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या होगी, इधर एक और जीरो बढ़ाते दीजिएगा तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, एक और इधर 9 बढ़ा दीजिएगा 9, तो ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा आपका। समझे, तो आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं बड़ी या छोटी बोले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 40 रुपया उसने दी। समझे, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है, तब देखिए शून्य, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि देखिए कोई भी संख्या को जब आप शून्य से विभाजित कीजिएगा ना, तो वो इन्फिनिटी यानी उसको आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और जब कोई शून्य में कोई संख्या से आप भाग दीजिएगा कोई भी संख्या से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जब भी रिजल्ट आएगा क्या आएगा आपका 0 आएगा। समझिए, तो जब भी कोई संख्या में जब शून्य से कोई संख्या में भाग नहीं लगता है, वो क्या है इन्फिनिटी यानी ज्ञात उसको नहीं कर सकते हैं। समझे, तो वही कह रहा है कि जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी आ जानी, इसको ज्ञात हम नहीं कर सकते हैं। समझे, वही कहता कि जब कोई 0 में कोई संख्या से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, तो कितना आएगा आपका, तो वो आपका वो हमेशा 0 आएगा। समझे, लेकिन यहाँ कर रहा है कि कोई संख्या में शून्य से विभाजित, तो शून्य से कोई संख्या भाग नहीं लगता है, ये ज्ञात होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका, तो 4 नंबर हो जाएगा। समझे, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। समझे, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 32 का, तो 4 नंबर हो जाएगा। समझे, तो 32 का 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर
कि अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। अब देखिए कह रहा है कि इस अंक से आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। अब चीज़ को बताइए, देखिए अब मान लीजिए 0, 1, 4, 7 लिख दीजिएगा तो ये तो छोटी संख्या होगा, लेकिन 4 अंक का छोटी संख्या है। 0 कोई संख्या पहले 0 लगा रहा था, उसको वैल्यू है कोई, समझे। तो इसीलिए क्या होगा, ये 3 अंक की संख्या, इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे, हमको 1047 लिखना होगा। ई आपका 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या क्या हो जाएगा, तो आपका 7410 हो जाएगा, समझे। अब इसमें से 7410 में से अब क्या मतलब अंतर ज्ञात करना है छोटी संख्या बड़ी संख्या के, तो 7410 और माइनस 1047 कर दीजिए, घट के आपका क्या आ जाएगा, तो घट के आपका 63 मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे। यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 63, मतलब हटा के देख लीजिए कितना आ जाएगा, समझे। तो ऐसे आपको बनाना है, समझे, तभी आपका क्या होगा कि बनेगा, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, समझे। इसको घटाइएगा तो क्या आंसर आएगा आपका, तो देखिए घटा देते हैं, देखिए 7410 सबसे बड़ी संख्या हो गया और 1047, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो 3, फिर ये घटेगा 1 में 6, यानी आपका ये 63 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही ध्यान देना है आपको कि आप सोचिएगा कि ना 0, 1, 4, 7 लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा, नहीं, ये 4 अंक का नहीं है, 3 अंक का सबसे 3 अंक का ही संख्या है, 4 अंक का नहीं है। यहाँ कह रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर निकाला, इसीलिए हमको 1047 लेना होगा, समझे। तो एग्जाम में हड़बड़ा के नहीं बनाना, तो गलती हो जाएगा, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 का 1 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है। देखिए 34 नंबर जहाँ भी इस का क्वेश्चन मिले, कौन बड़ा छोटा भिन्न अंतर कोई भी पूछे तो कुछ नहीं करना। देखिए जो भिन्न दिया हुआ है उसमें देखिए कुछ नहीं करना है, आपका बड़ा छोटा निकालने का तरीका बता देते हैं। इसके बाद कोई भी पूछे आप बना लीजिए। देखिए जहाँ भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना, ये दोनों में अंतर देखिए कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर है, और जितना अंतर आएगा ना उससे क्या कीजिएगा कि ऊपर वाला संख्या में भाग दीजिए, यानी अंश में भाग दीजिए, और जितना वो कट के आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, तो वो लिख दीजिए, समझे, वो लिख दीजिए। 3 जैसे एक दोनों का अंतर क्या आएगा आपका 1 आएगा, 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, समझे। फिर 1 और 2 में आप कीजिएगा तो 1 आएगा अंतर, 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, समझे। फिर आपका 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है, 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0.3 आएगा, समझे। फिर उसके बाद आपका 1 और 3 में 1 का अंतर है, भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, समझे। फिर 3 और 5 में क्या 2 का अंतर है, भाग दीजिएगा 1.5 आएगा, समझे। फिर 5 और 6 में आपका 1 का अंतर भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, समझे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, तो ऐसा जब आपको प्राप्त होगा तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है, और जो सबसे छोटी संख्या होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा भिन्न होता है, समझे। कुछ नहीं करना है, अंतर दोनों का निकाल लेना है और क्या करना है कि भाग देना है अंतर से अंश में, जो आएगा वही उसको लिख देना है यहाँ पर, समझे। और उसके बाद देखिएगा जो सबसे बड़ा डिजिट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, जो सबसे छोटा डिजिट होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, समझे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका 1/4 क्या हो गया, सबसे छोटा भिन्न हो गया, और 5/6 क्या हो गया आपका सबसे बड़ा भिन्न हो गया, समझे। तो दोनों में बोला बड़े और छोटा भिन्न में अंतर बताना है, तो आप क्या कीजिए, अब देख लीजिए, आप अंतर कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, 5/6 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, और माइनस अंतर करना है 1/4 हो जाएगा, घटा दीजिए 12 हो गया एलसीएम, कटिएगा तो 10 और माइनस 3, यानी 7/12 आपका क्या हो गया, इसका अंतर आ गया। आंसर देखिए 7/12 4 नंबर ऑप्शन में है, समझे। यानी आंसर आपका क्या हो गया 4 नंबर हो गया, समझ गए। यानी आपका 34 का आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है कि फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम दिया गया है, समझे। फल का जो मूल्य है प्रति किलोग्राम आपका दिया गया है। आम है 80 रुपये 60 पैसे, सेब है 120 रुपये 50 पैसे, तरबूज है 22 रुपये 50 पैसे, अंगूर है 110 रुपये 40 पैसे, समझे। अब देखिए स्नेहा ने 3.5 किलो क्या खरीदी, तरबूज खरीदी, उसके बाद तरबूज, उसके बाद 2 किलोग्राम क्या खरीदा गया, आम खरीदा गया, फिर उसके बाद 1.5 kg आपका क्या कर दिया, सेब खरीदा गया, और 3/4 भाग क्या खरीदा गया आपका अंगूर खरीदेगा, और दुकानदार को 2000 नोट दी तो उसे वापस कितना मिले, समझे। इसको कुछ नहीं कीजिएगा, आप टोटल को क्या कीजिएगा पहले निकाल दीजिएगा, समझे। यानी तरबूज कैसे है, देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, इसको पहले आप
जैसे इसे बनाइएगा, सिंपल तरीका से बना दीजिएगा। तरबूज है तो आपका 2.5 किलो को बोल रहा है तो 2.5 लिख सकते हैं, समझे। और क्या कीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा इतना से, समझे। फिर वैसे ही करके आप कीजिएगा तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, मतलब 1496.50 उसको रिटर्न करेगा, समझे। थोड़ा आप थोड़ा ही अथी है आपका, कैलकुलेशन करना है, कर लीजिएगा, समझे। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हल्का है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षक ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चौक उठानी थी। हिना, लीना, बीना, बिरजू और मिग्गी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। अब यहाँ कह रहा है कि हिना के पास मिग्गी से ज़्यादा मतलब हिना के पास जो है मिग्गी से क्या है, ज़्यादा चौक है। तो हिना के पास क्या है आपका, मिग्गी से ज़्यादा चौक है, समझे। यानी हिना आपका, इधर आपका तीर कर देते हैं, यानी क्या है कि हिना के पास क्या है आपका, मिग्गी से ज़्यादा है, समझे। मिग्गी जो है बीना से ज़्यादा चौक नहीं, यानी जो बीना है, बीना वो क्या है कि बीना से ज़्यादा चौक होते, ये क्या होगा कि मिग्गी से ज़्यादा पहले कौन आ जाएगी आपकी, तो आपकी बीना आ जाएगी, समझे। अब देखिए दोनों में कौन है, अब आगे पता चलेगा कौन आगे है। फिर कह रहा है कि लीना को बीना से कम, यानी इससे बीना जो बीना से कम लीना को प्राप्त हुआ, समझे। और मिग्गी से ज़्यादा, यानी मिग्गी से पहले आपको कौन आएगा, लीना आएगी, समझे। फिर उसके बाद कह रहा है कि बीजू विजेता है। बीजू क्या है आपका 1 नंबर में है, विजेता है तो 1 नंबर में होगा, लेकिन हिना 2 नंबर में नहीं है। कह रहा है कि हिना क्या है कि वो हार गई है, समझे। यहाँ बोल रही है कि हिना क्या हो गई है कि हार गई है, समझे। तो यहाँ पर कट कीजिएगा तो हिना दूसरे स्थान पर नहीं है, तो दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा आपका, बीना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जो मिग्गी थी क्या थी, बीना से ज़्यादा चौक इकट्ठा नहीं करती थी, यानी बीना क्या था, हिना के सापेक्ष था। लेकिन कह रहा है हिना दूसरे स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर कौन है आपका, बीना होगा, समझे। ऐसे आप बना सकते हैं, सब सिंपल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। 36 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। देखिए जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन पूछे 2 डिजिट दे दे, पूछे कि इसमें कितना दशमलव संख्या बनेगा, कितना पूर्णमय संख्या बनेगा, वहाँ पर एकदम याद रखिए, असंख्य अनंत याद रखिएगा, समझे। वहाँ पर अब मतलब अनलिमिटेड आता है, समझे। ऐसा जहाँ भी क्वेश्चन मिले तो क्या याद रखिएगा, असंख्य याद रखिएगा, समझ गए। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाएं वाले आयत के क्षेत्र यानी कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, देखिए एक समकोण त्रिभुज बोल रहा है जिसमें डिग्री ये क्या है 90 डिग्री है, समझे। इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया है कि आपका कर्ण कितना है, और कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है इतना के बराबर के त्रिभुज के बराबर है, समझे। दूसरा कह रहा है कर्ण के और आधार के बीच का अंतर 6 और कर्ण और लंब का अंतर 3 सेंटीमीटर है, समझे। तो कह रहा है त्रिभुज ABC के कर्ण की माप के लिए दिए गए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इससे आप कर्ण नहीं निकाल सकते हैं कि कैसे कर्ण निकलेगा, आपका सिर्फ ए वाला दे दिया है और इससे पूछ रहा है कि भुजा कितना होगा, तो पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि भुजा क्या होना चाहिए, समकोण रहता है, इसके अथी में रहता तब नहीं निकलता। तो आपका क्या होगा कि 1 नंबर तो कब होगा नहीं, मतलब कर्ण निकालने के लिए। दूसरा कह रहा है कर्ण, देखिए इससे डाटा निकल जाएगा, कर्ण और आपका कर्ण और आधार के बीच का अंतर दे दिया है और कर्ण और लंबवत का बीच का अंतर दे दिया है, तो इससे आप निकाल सकते हैं, समझे। यानी कहने का मतलब इससे आपका डाटा कर्ण निकल जाएगा, यानी एक गलत है 2 सही है। देख लीजिए कथन 1 में दिए गए डाटा प्रश्न का उत्तर देने में के लिए पर्याप्त है, नहीं 1 से नहीं होगा। कथन 2 केवल कथन 2 में दिए गए डेटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तीसरा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन 1 और 2 डाटा के लिए आवश्यक है। और चौथा है कि दोनों में से दोनों दिया गया डाटा 1 का प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ कथन मतलब केवल कथन 2 डाटा देने के लिए पर्याप्त है, यानी 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 नंबर हो जाएगा, समझे। क्योंकि इसी से आप डाटा निकाल सकते हैं, इससे आपका नहीं निकल पाएगा कर्ण, तो आपका 2 नंबर, यानी आपका आंसर 38 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें समान है वो आकृति नहीं हो सकती। देखिए आपको पता होना चाहिए, देखिए घन जो होता है इसमें भी सब आकृति समान हो सकता है, चतुष्फलक में भी हो सकता है, लेकिन देखिए प्रिज्म जो होता है ना, तो प्रिज्म में क्या होता है, साइड वाला जो होता है वो आयताकार होता है, समझा। बाद बाकी क्या होता है आपका
जैसा आपका आधार होगा वैसा ही आपका ऊपर वाला छत मतलब ढक्कन होता है, समझे। तो ई आपका कबो नहीं हो सकता है, समझे। आपका आयताकार मतलब ये क्या होगा कि तिनकोणीय प्रिज्म बोल रहा है, तो तिनकोणीय यानी ये आपका तिनकोणी बनेगा, ये तिनकोणी बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, तो ये आपका आयताकार बनेगा। तो इसका सभी सतह समान हो सकता है कबो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तिनकोणी प्रिज्म में क्या होता है कि सभी सतह समान, इसमें अष्टफलक सभी सतह समान होगा, चतुष्फलक में होगा, घन में होगा, लेकिन आपका तिनकोणी प्रिज्म में नहीं होगा, क्योंकि इसमें आयताकार सतह बनता है, तिनकोणी प्रिज्म बोला है तीनों कोना वाला, समझे। तो ये तो होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 39 का 3 नंबर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। अब देखिए आपको पता है कि आयत, ये आयत है, तो देखिए आयत में ये वाला लंबाई होता है, ये वाला क्या होता है, चौड़ाई होता है, समझे। अच्छा वो चीज़ बताइए, ये वाला कबो जो लंबाई होता है ना, वो कबो आपका चौड़ाई से ज़्यादा ही होता है, समझे। अब देखिए कह रहा है कि इसका कितना आपका क्षेत्रफल दे दिया है, कितना 208, और इसका परिमाप कितना दिया है 58 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझे। अब कुछ नहीं करना है आपको, आप तो 58 दे दिया है, तो देखिए परिमाप जो होता है आपका, परिमाप वो होता है 2 इंटू लंबाई, परिमाप तो आपका दे दिया 58, तो इसे लिखते हैं, रुक जाइए, 58 बराबर 2 इंटू एक्स गुने वाई का, एक्स प्लस वाई करते हैं, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस। अब यहाँ पर एक्स और वाई का क्या मान रखे कि 58 आ जाएगा। देखिए 14 रखेंगे तो कबू नहीं आएगा, समझे। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है 15 और 14 15, तो इससे 29 आएगा, 29 दूना 58 हो जाएगा, मतलब 14 28 रखे तो 56 ही आएगा, इसीलिए आपका ये तो ऑप्शन कट गया। आप देखिए ये भी आपका हो सकता है, लेकिन देखिए आपका 208 आपका क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो मान लीजिए 15 और 14 भूजा जब होगा तो बताइए कब वो आपका 208 क्षेत्रफल आएगा, गुना कीजिएगा तो ये 5 का 20 जीरो आ जा रहा है, 8 आ रहा है, तो ये तो कब होगा नहीं। अब फंसिएगा आपका 14 13 में, सॉरी 16 13 में और 13 16 में, यानी देखिए आपको बताए थे यहाँ पर पहले बोल रहा है लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई आपको बताया था ना कि चौड़ाई से क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, तो आपका ऐसे ही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए पहले चौड़ाई पूछता तो आंसर ए हो जाता, क्योंकि चौड़ाई छोटा होता है लंबाई से, समझे। तो लंबाई ज़्यादा है तो यानी 16 को पहले लेंगे और 13 को बाद में लेंगे, समझे। ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाने के लिए आपको दे दिया है, समझे। ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाने के लिए आपको दे दिया, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा कि जो लंबाई होता है वो चौड़ाई से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर हो गया, समझे। 40 का 2 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलवार को 2 दीवार घड़ियाँ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती है। 2 घड़ी है, समझे। दोनों घड़ियाँ 1 घंटे में 3 मिनट, एक घड़ी जो है उस 1 घंटा में 3 मिनट, और एक घड़ी है वो 5 मिनट तेज हो जाता है, समझे। 5 मिनट मतलब बढ़ जाता है 1 घंटा प्रत्येक घंटा में। अच्छे तो कह रहा है कि दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे। यदि पहली दीवार घड़ी 1 घंटे में 3 मिनट तेज होती है तो बुधवार को सुबह 6:27 समय प्रदर्शित कर रही है। देखिए एगो चीज़ बताइए, इसको आप अथी में चेंज कीजिएगा तो क्या 9 PM आएगा, समझे, 9 PM आएगा। अच्छा कोई चीज़ बताइए, जब 6 घंटा 9 6 15 होता है ना, तो आपका 9 और 6 मतलब कै घंटा चला, तो आपका एक चीज़ बताइए। देखिए 9 बजे से चालू हुआ, इसको 9 बजे और पहुंचा कै 6 बजे, बोला 6:27 प्रदर्शित कर रहा है, तो देखिए इससे भी कै घंटा चला। देखिए 9 से 6 बजे के बीच में वो चलता है कितना, तो आपका देख लीजिए 9 से आपका 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो 12 घंटा चलेगा, समझे। मतलब 9 बजे रात से लेकर दिन के 9 बजे चलेगा, यानी PM से AM में जाएगा तो 12 घंटा चलेगा, समझे। लेकिन यहाँ 6 बजे तक ही चलना है, तो मान लीजिए 3 इसमें घटा देंगे तो 6 बजेगा, यानी 9 घंटा चला, समझे, तो 27 मिनट बढ़ गया। यानी कहने का मतलब ये को 3 मिनट तो बढ़ रहा था, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इसमें 3 मिनट बढ़ा तो 5 मिनट बढ़ रहा था, यानी 9 बजे 45, यानी उस घड़ी में क्या बज रहा होगा, सॉरी 9 बजे, मतलब 9 बजे 45 नहीं, 6:45 हो रहा है, यानी इसमें 27 मिनट बढ़ा, यानी ये बढ़ रहा था 1 मिनट में, 1 घंटा में 3 मिनट, ये बढ़ रहा था 1 घंटा में 5 मिनट, तो 9 होती है 27 बढ़ गया, यानी 9 घंटा चला था 27 मिनट, तो ये 9 पे चलेगा तो 5 मिनट बढ़ रहा था, यानी 9:45 चलेगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज़ आपका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, 41 का 2 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है
कि शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है, समझे। ऑटो रिक्शा का किराया दिया है कि न्यूनतम किराया है 25 रुपया, यानी आप 1.5 किलोमीटर जाइएगा तो आपका 25 रुपया लगेगा, और 1.5 किलोमीटर से अधिक जाइएगा तो आपका 9.5 रुपये किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा। अब देखिए कह रहा है कि राजू ने घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया, इतना किलोमीटर चला। पहले देखिए 1.5 किलोमीटर चला होगा तो उसको 25 रुपया देना होगा, कै रुपया 25 रुपया, समझे। अब फिर अब 1.5 किलोमीटर इसमें से घटा लीजिएगा तो 6 किलोमीटर चला, तो 6 के ले रहा है कितना, तो आपका 9.5 गुना कर दीजिए, 6×5 = 30 हो गया, और 9×5 = 45, क्या 9×6 = 54, और 54×3 = 57, यानी 57 रुपया उसको 6 किलोमीटर का देना पड़ेगा, और 57 और 25 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो 82 आंसर हो जाएगा। यानी उसको पूरा कितना रुपया देना पड़ा, तो 82 रुपया देना पड़ा, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 82 रुपया हो गया, यानी 57-25 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 82 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आपका 1 नंबर हो गया, 42 का 1 नंबर हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अगली संख्या को पहचानिए। अब देखिए, अब इसे देखिए 1 4 6 8 8 के बाद 10, इसमें देखिए 3 6 9 12, तो एक के बाद कौन हो जाएगा 15, आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ऐसे करके आपको करना है, समझ गए। यानी 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 4 नंबर यानी 15 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 9 विद्यार्थी की लंबाई इस प्रकार दी गई है। अब देखिए आपको माध्य माध्यिका ये सब पता होगा, तो माध्य में क्या होता है कि टोटल संख्या जोड़ के जो रहता है उससे भाग दे देता है, माध्य निकल जाता है। माध्यिका में कुछ नहीं करना आता है, इसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, समझे। और फिर उसके बाद उसका सेंटर जो होता है, यानी विषम संख्या होगा तो बीच वाला संख्या ले लेंगे, सम लेंगे तो 2 संख्या जोड़कर और 2 से भाग कर हम क्या करते हैं कि निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है आपका कि बहुलक, अब बहुलक में जो संख्या जितना बार सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक होता है। आप देख लीजिए, इसको हम सजाते हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, असेंडिंग में सजाते हैं। देख लीजिए, इसको 24 का बार है, 3 बार आपका 124 है, तो हम 124 लिख दिए, समझे। उसके बाद 124 एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और आपका यहाँ हो गया। एक बाद 126 है आपका, 126 हो गया, समझे। उसके बाद आपका 126 हो गया, उसके बाद आपका 128 2 बार है, तो 128 हम 2 बार लिख दिए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 128 हो गया। उसके बाद 130 2 बार है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ और यहाँ, समझ गए। उसके बाद आपका हो गया ये, उसके बाद 131 बच रहा है, समझे। अब जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, 3 गो ये हो गया, 24 एक को लिखा है, 3 गो 124 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देख लीजिए 3 9 है तो 4 अंक केंद्र से छांट दीजिए और 4 डिजिट इधर से छांट दीजिए, बच गया क्या 128 आपका बच गया, समझे। यानी 128 क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है आपका, समझे। यानी माध्यिका आपका 128 हो गया। अब बहुलक सबसे ज़्यादा आपका 100 क्या हुआ है कि आपका कि 124 3 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक होता है। अब देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना, माध्यिका आपका क्या आ गया है 128 आ गया है, समझे। 128 प्लस आप बहुलक सब ज़्यादा बार 124 पे 124, इसको दोनों का घटाव कर रहा है बहुलक में, 128 में 24 कटेगा 4 बचेगा, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों जोड़िएगा तो 2 4 1 5 और इधर हो जाएगा 252/4, उस हो जाएगा 6 चौका 24 1 और 4 3 बार यानी 63 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी आपका इसका आंसर कितना हो गया 63 हो गया, यानी 44 का आंसर क्या हो गया आपका 3 नंबर हो गया, समझ गया। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक 120 मीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया। देखिए तार है, आयत के रूप में दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका परिमाप हो जाएगा, यानी 120 क्या हो गया आपका परिमाप हो गया, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। देखिए यहाँ पर 2 मीटर अधिक बोल रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आप देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको बनाना कैसे है, 120 मीटर हो जाएगा और 2 इंटू लंबाई बोल रहा है तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा x प्लस x हो जाएगा। यानी x है तो ये बोल रहा है कि मतलब वो 2 मीटर लंबाई ज़्यादा है, तो x है तो क्या 2 x + 2 या लिख सकते हैं 2 + x बोल सकते हैं, समझे। यानी मान लीजिए चौड़ाई को हम x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा हमारा x + 2 हो जाएगा, समझे। तो ऐसे हम निकाल दीजिए इसको, 120 बराबर क्या हो गया, अथी होगा तो क्या हो जाएगा, x से जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा 4, 1 से जुटेगा 2 हो जाएगा, यानी
4x हो जाएगा। ये घटेगा आपका तो इधर आएगा तो 116 हो जाएगा। अब बट्टा 4 कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, x का मान आपका आ गया 4 दूना 8 और 3 9 चौका 36 यानी 29 आ गया। यानी आपका 29 क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो इसमें 2 और बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। यानी 29 और 31 दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका गुना कीजिएगा तो 9 एकम 9 यानी 9 वाला तो यही ऑप्शन है, समझे। गुना कीजिए, दोनों में क्षेत्रफल होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तो गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 899 इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपका 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। समझ गए। 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए पहला ऑप्शन है कि बच्चे संवर्धन, संवर्धन में होता है कि 3 आम है आपके पास, 2 और आम आ गया, 5 आम हो गया, तो संवर्धन हो गया। संवर्धन योग आप सिखा रहे हैं, सॉरी संवर्धन ये नहीं होता है, सॉरी 1 मिनट। संवर्धन में क्या होता है कि आपके पास 5 लीटर दूध है और 2 लीटर आप पानी मिला दिए, समझे। तो ये पूछेगा क्या हो गया, मतलब तो पानी उसमें मिला दिए तो उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया, समझे। उसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया, समझे। तो ये आपका क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा संवर्धन होता है, समझे। समुचन क्या होता है कि आपके पास 5 आम है, 3 संतरा और आ दिया तो 8 हो गया, ये समुचन हो गया, इसको समुचन बोलते हैं, समझ गए। और बच्चों में जो न्यूनन के रूप में घटाव, यानी ये क्या है कि घटावे ना हो रहा है कि 4 था 1 घट गया, तो जो आंसर इसका होगा कि बच्चों को न्यूनन के रूप में घटाव, न्यूनन मतलब घटा के बता दिया जा रहा है, जैसे विकसित करवाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। संवर्धन और न्यूनीकरण का व्युत्क्रम संक्रिया तो इसमें हो नहीं रहा, समझे। तो यानी आपका 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है 46 के बाद आपका अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्य। देखिए रचनात्मक में क्या होता है, फॉर्मेटिव में होता है, तो हम त्रुटि को पहचान देते, आपका निदानात्मक का हो गया। श्रेणीकरण वर्गीकरण करना ये तो आपका समेटिव का हो गया। कार्यविधि ज्ञान को जांचना ये तो नियम वाला बात हो गया। देखिए गणित अधिगम में कमियों पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना बोलते हैं। सबसे ज़्यादा सुधार किसमें होता है, फॉर्मेटिव में होता है, समझे। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझे, इसका फॉर्मेटिव का। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में गणित पढ़ाने के लिए निगनात्मक विधि का लक्षण। देखिए निगनात्मक विधि एक तरह का शिक्षक केंद्रीय विधि होता है, जिसमें हम लोग नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, समझे। यानी सामान्यीकरण से कहाँ बढ़ते हैं, नियम की तरफ बढ़ते हैं, सामान्यीकरण से सॉरी उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यह विधि होता है एक तरह का, इसमें कम समय में, क्योंकि फार्मूला के थ्रू आप बताइएगा तो इसमें ऑटोमेटिक है, कम समय लगेगा, समझे। तो वही है पहला, यह विधि छात्रों से दोनों के एकदम सही बात है, समय को बचाता है। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल देकर पढ़ा रहा है तो उसको ज़्यादा समय लगा, कोई डायरेक्ट सूत्र लिखा है क्वेश्चन बनवाने लगा तो उससे कम समय लगेगा, एकदम सही बात है। ये लक्षण है ये सूत्र को याद करने में, सही बात है। पहले सूत्र याद कीजिएगा तभी आप क्वेश्चन बना पाइएगा, तो ये भी सही है। इस विधि में अधिगम करता, देखिए समान से विशेष की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। देखिए इसमें क्या है, समान से विशेष का मतलब समझिए क्यों अग्रसर होता है। इसमें सूत्र तो समान हो गया, एग्जाम्पल जो देगा वो अलग अलग होगा, यानी विशेष होगा, समझे, विशिष्ट होगा। तो इसीलिए इसका यह क्या होगा कि समान से, अब विशिष्ट से समान हम आगमन विधि में चलते हैं, समान से विशिष्ट निगमन में चलते हैं। तो ये भी क्या है, सही है। बच गया चौथा ऑप्शन, इस विधि में अधिगम करता नियम और सूत्र को क्या करता है, खोजता है और उनका समान, देखिए उनका सामान्यीकरण उदाहरण के द्वारा, सामान्यीकरण तो ही गया है, समझे। नियम सूत्र को खोजता इसमें नहीं है, एकदम डायरेक्ट पहला ही सामान्यीकरण करके दिया रहता है। यही आपका क्या हो गया, 4 इसका आंसर हो गया। यही क्या है आपका विशेषता इसका नहीं है, समझे। 48 का क्या हो जाएगा, आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, संरचित और संबंधित है। निम्न कथनों में कौन सा इसकी व्याख्या के लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है कि योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, एकदम सही बात है। जब आप जोड़ सीखिएगा उसके बाद है ना गुणना सीखिएगा, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है योग और गुणन पृथक अवधारणा, जो एक स्वतंत्र नहीं होता है। आप गुणना आप कीजिएगा तो उसमें जोड़ आता है कि नहीं आता है, इसलिए दोनों स्वतंत्र नहीं है, दोनों पृथक नहीं, इसलिए गलत हो गया। गणितीय अवधारणा का मूल्यांकन केवल आप योगात्मक से नहीं कर सकते, आप उसमें समेटिव केवल लगे, ऐसे भी ऑप्शन गलत हो जाता है। संख्या ज्ञान का विकास योग और व्याकरण की अवधारणा से पहले, एकदम सही बात है। अब जोड़ घटाव सीखे उससे पहले आपका संख्या ज्ञान, नंबर सिस्टम तो पता होना चाहिए ना। यही आपका ए भी सही, यानी आपका 1 और 4 सही है, यानी ए और डी इसका आंसर हो जाएगा, समझे। यानी 49 का 1 और 4 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों में उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी
छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है, यानी कह रहा है कि छात्राएं कम भाग लेती हैं उच्च गणित में। तो पहला ऑप्शन है कि छात्रों की तुलना में छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में, देखिए ऐसा कहूँ नहीं लिखा हुआ है कि बेहतर होते हैं, समझे। दूसरा है गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान ही नहीं है, समझे। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है कि सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षा जेंडर पर आधारित होती है, कि लड़की है तो बायोलॉजी उसकी अपेक्षा है, समझे। इसलिए इसका आंसर केवल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सब कहूँ नहीं, लेकिन रुझान नहीं होता है, लड़की लोग भी पढ़ती है, ऐसा बात नहीं है ना, तो समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, यानी आपका 50 का 3 नंबर, समझ गए। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कक्षा का समावेशन, एकदम सही बात है। कक्षा का अवलोकन, हम अवलोकन करेंगे तो कुछ ना कुछ मतलब निदान कर सकते हैं बच्चा का समस्या जो भी होगा। मौखिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण, ये भी आपका हो जाएगा कि बच्चा का मतलब मौखिक प्रतिक्रिया का हम विश्लेषण करेंगे, समझे। तो उसके आधार पर भी निदान कर सकते, बच्चा से ओरली नहीं पूछते, वो भी हो जाता है। छात्रों के लिखित कार्य, बच्चा कैसे लिखता है उसका भी देखेंगे तो निदान हो जाएगा। चौथा संचयी और व्याख्यात्मक रिपोर्ट, समझे, यानी जो आपका संचयी रिकॉर्ड होता है, समझे, और व्याख्यात्मक रिकॉर्ड, उससे भी बच्चा का निदान कर सकते हैं, रिपोर्ट देखकर क्या समस्या कहाँ है। और योग्यता परीक्षण के द्वारा नहीं कर सकते हैं, योग्यता परीक्षण के द्वारा आप उसका निदान नहीं कर सकते। ऐसे भी आप जानते हैं कि मूल्यांकन जब होता है तो उसमें निदान की संभावना कम होती है, यानी आपका यह सहायक नहीं है। तो आपका योग्यता परीक्षण क्या है, सहायक नहीं, यानी केवल ई इसका आंसर हो जाएगा, समझे। यानी 51 में क्या हो जाएगा, केवल ई हो जाएगा, यानी आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 51 का 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। आगे क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कि 34 गुना 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दिए गए प्रणाली का प्रयोग करती है। यानी 34 गुना 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दिए प्रणाली का प्रयोग करती है। 30 + 4 गुना 6 बराबर 30 गुना 6 + 4 गुना 6 बराबर 180 प्लस, देखिए आप लोग पढ़े होंगे समझे, योग का क्रम विनिमय विधि, समझे, उसमें सही यूज किया जाता है, समझे। तो उपयुक्त प्रणाली के निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है, अवधारणात्मक मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो कैसे बनेगा और अपने उपकरण की प्रणाली में संचालित करने में समर्थ है, तब ना वो कर रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये मानक नहीं, विधि नहीं, मानक कैसे नहीं, उसके द्वारा भी आंसर वही आ रहा है, समझे, जो आपका क्रमबद्ध अथी होता है। उसके बाद गुणन का अवधारणा ज्ञान नहीं रहता था, कैसे वो कर लेता, समझे। अब प्रयास तो ही टाइल तो होगा नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुमान लगाया नहीं, आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, समझे, यानी 52 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से कौशल गणित में आकार, दिक स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हुए हैं। देखिए सममित को खोजना आपको पता है क्या है, आपके आकार, दिक, स्थान से जुड़े हुए हैं। सांख्यिकीकरण, गणितकरण यानी अंकों की अवधारणा जैसे त्रिभुज, परिमाप आदि को जोड़ना, यानी कोई दूरी वूरी के बारे में, तो ये भी जुड़ा हुआ है। शिक्षार्थियों के प्रारंभ में देखिए अंकगणित जो आपका जो सिखाइएगा, जोड़ घटाव नंबर सिस्टम, ये सब वो आपके ये आकार, दिक, स्थान, माप से क्या है संबंधित नहीं है, केवल विज्ञान ये तो होगा नहीं। आपका 1 और 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, समझ के ऐसे छांट लेना है आपको। 54 नंबर क्वेश्चन है अब कि सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, इसका अर्थ क्या है। इसका घर अर्थ है कि बच्चे घर और वातावरण में प्रचुरता से संस्थान उपलब्ध होता है जिनका प्रयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, यानी 2 नंबर हो जाएगा। अगला है 55 नंबर की जब बच्चे को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तो बहुधा से टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी। देखिए आप भी बचपन में रहे होंगे तो आपको शाब्दिक क्वेश्चन दिया जाता है कि राम के पास 3 फल है, 2 फल खा गया तो बताइए कितने फल है। छोटा बच्चा में अब तो बना दीजिएगा, लेकिन पहले बच्चा में शब्द वाला में मान लीजिए अब बच्चा को लिख दीजिएगा कि 35 - 20 कर दीजिएगा तो बच्चा इस चीज़ को बता देगा। लेकिन वही शब्द में दीजिएगा कि राम के पास 3 कलम है, 1 कलम कोई ले लिया तो बताइए कितना, तो वो शब्द क्यों नहीं समझ पाता है, समझे। तो इसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है कि बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते हैं और छुटकारा पाना चाहिए, छुटकारा ही तो ये पाना ही वाला बात हुआ नहीं। दूसरा शाब्दिक प्रश्न के प्रति छात्रों की दुविधा मतलब उसे मतलब अथी नहीं होता। इंग्लिश देख लीजिए, इसका क्या दिया है कि चिल्ड्रन फोबिया उसको नहीं रहता है, डर उससे नहीं लगा रहता, समझे, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा है कि बच्चों में परिज्ञान कौशल, हाँ ये बात है कि अभी उसका संज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, समझे, इसलिए वो नहीं समझ पा रहा है, हाँ ये आंसर हो सकता है। और आलसी तो कुछ है नहीं, आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी आपका 55 का 3 नंबर।
56 नंबर है कि प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृति पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में कौन व्यवस्थित। देखिए कोई भी चीज़ है तो आप ज्यामिति पढ़ाना है तो पहले क्या कीजिएगा कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, छात्र निम्न आकृतियों को विषय खोज तो अभी नहीं करेगा, छात्र अपने आसपास की त्रिज्यामय वस्तु को चित्रित करेगा। फिर तीसरा है छात्र को भिन्न आकृति के कटे हुए चित्र, यानी कटा हुआ नहीं चित्र दिया जाता है, कटआउट दिए गए और ये कहा गया कि इनमें से एक समान की सदृश वस्तु को आप मतलब एक समान जो है उसको पहचानिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वस्तु को उसको पहचानेंगे, समझे। उसके बाद कहेंगे कि तुम अपने आसपास के द्विआयामी वस्तु को चिन्हित करो जिसमें 2 आयाम है, यानी आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड जो हो गया, जैसे वृत्त हो गया, ये सब चीज़ हो गया, इसमें 2 डायमेंशनल हो तो ये पहला स्टेप सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। तो समझे, तो सी बी देख लीजिए किस में है आपका, सी और बी आपका, तो एनती आपका ऑप्शन दुइये को से पता चल गया, आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद आपका ए करेंगे, यानी आकृतियों को खोज करेंगे, तब उसको क्या करेंगे हम वर्गीकृत करेंगे लास्ट में, समझे। 56 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझे। सी बी 57 है कि कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया, उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न का विकास कर। देखिए अब सामने प्रस्तुत किया तो अनुमान तो नहीं लगाएगा, जोड़ जाड़ के बता देगा, तो पहले ही अनुमान गला। अब देखो ए ऑप्शन किस में है, इसमें है, समझे, और ए में तो है नहीं। अब देखिए मानस दर्शन में तो दृश्यकरण होगा, देखेगा बच्चा, और प्रदर्शन यानी निरूपण को प्रदर्शित करके भी देखेगा, यानी आपका बी और सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, समझे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 57 का, तो 57 का आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि एक अवकलन प्रश्न 83 माइनस 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33 गलत दिया। छात्रों द्वारा इसकी अशुद्धि को संबोधित करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सा होगा। देखिए बच्चा का स्थानीय मान पता नहीं है, समझे, यानी संख्याओं को पूर्ण समूह ग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा को पुनः विचार करवाना चाहिए, समझे। आपका आंसर ये हो जाएगा, समझे, यानी 58 का 4 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों की मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में कौन सा उपयुक्त होगा। तो उपयुक्त होगा तो देखिए अमानक और मानक इकाई अब एक क्लास के बच्चों का प्रयोग करवाइएगा, इकाई का तो प्रयोग नहीं करवाइएगा, बच गया एक अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करवाएंगे, एकदम सही बात है। और पदार्थों का अधरोपित और अधरोपित उसमें कहेंगे कि देखो इसमें क्या रिलेशन है, क्या चीज़ नहीं, तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी 1 और 4 यानी आपका डी नंबर हो जाएगा, समझे। ऐसे भी आपका बी दे दिए, इसीलिए इसका आंसर यही बच रहा है, ए और डी बच रहा है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है। प्राथमिक कक्षा में छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है कि केवल ड्रिल दे दिया थी तो होगा नहीं, सी नंबर बी नंबर तो ऑप्शन कट गया, तो बी इसमें है, इसमें बच गया आपका ए और सी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी छाट सकते हैं कि मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीति का प्रोत्साहित करता है, समझे, तो इसका आंसर ए और सी हो जाएगा, समझे। थैंक यू।